सो हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है उज्जवल और आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर क्लास नाइन्थ में कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास नाइन्थ में अगर कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन साहब के आज लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। उन्होंने मोशन के ऊपर कुछ लॉज दिए हैं, सो उन्हें पढ़ेंगे। और ये टॉपिक, जैसा मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, बांध लीजिए अपने सफ़र की पेटियों को और स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। स्टार्ट करने से पहले इस लेक्चर को मैं आपसे एक चीज़ ही कहूँगा, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा, जो लास्ट लेक्चर था मेरा किसके ऊपर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर, तो वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना न्यूटन सेकंड लॉ समझ में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। ठीक है, आप रट सकते हो न्यूटन सेकंड लॉ को, आप न्यूटन सेकंड लॉ को हो सकता है क्या नाम है लर्न कर लो, लेकिन समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से नहीं वाकिफ़ हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मोशन की आपको, प्रोपोर्शन की, मोशन कह रहा हूँ, प्रोपोर्शन की वीडियो आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। अगर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालना भूल जाऊँ तो आप प्लीज़ यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। अगर मेरी वीडियो नहीं देखनी, किसी और की वीडियो देखनी है तो उसकी देख लेना। बस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर आपको समझ में, अगर पता है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है कि न्यूटन्स सेकंड लॉ आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट लॉ के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट लॉ हम अभी समझा देंगे। सो गाइस, फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, न्यूटन साहब के हम 3 लॉज पढ़ने वाले हैं। न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉज ऑफ मोशन। भैया 3 ज़्यादा ही फेमस नहीं हो रहा? पहले चैप्टर में भी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे चैप्टर में 3 लॉज ऑफ मोशन है, 3 ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो सेकंड जो थर्ड 3 लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे एक बॉडी के ऊपर। एक बॉडी, फिर से मैं बता दूं, बॉडी क्या हो सकती है? कोई भी एक ऑब्जेक्ट, एक फुटबॉल हो सकती है, एक पेन हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, कोई भी चीज़, हर बॉडी पे लगते हैं ये लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, हर लॉज ऑफ मोशन हर बॉडी पे लगते हैं, हर सेलेस्टियल बॉडी पे लग सकते हैं, हर प्लैनेट पे लग सकते हैं। ठीक है, सो न्यूटन साहब के जो लॉज ऑफ मोशन है वो किसी भी बॉडी पर लग सकते हैं। इसके एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, कहाँ नहीं लग सकते। ठीक है, चलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ओर। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही प्यारा इसका स्टेटमेंट, जो 4 लाइनों में मैंने ये स्टेटमेंट लिख रखा है। अगर आपके पास कोई पूछता है कि व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो आप ये 4 लाइन वाला स्टेटमेंट जरूर लिख देना, और मैं कहूँगा ये याद भी कर लेना। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन will continue in motion. A body at rest will remain at rest. A body in motion will continue in motion in a straight line. Straight line motion करिए, give a straight line, in a straight line with a uniform speed. जिस स्पीड से वो कर रही है उसी स्पीड से वो अपना मोशन को कंटिन्यू करेगी, unless and until and unless an external force is applied to change the state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ? अब बॉडी एट रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अपनी कंटिन्यू जो स्पीड से चल रहा है उसी पे चलेगा, अनटिल एंड अनलेस एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए उसकी जो रेस्ट है या मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, उसको बदलने में। भैया अब ये समझ तो आ गया, समझा दो। तो भाई इसका एग्जाम्पल है, मान लो अगर मैं, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, चलो रेस्ट का समझ लो। मान लो मैं एक पेन को रख दूँ, एक पेन को रख दूँ तो वो रेस्ट में, मान लो मेरे हिसाब से वो रेस्ट में है। क्या वो मेरे हिसाब से मोशन में आ सकता है बिना उस पर कोई फोर्स लगाए? नहीं आ सकता ना, मुझे एक फोर्स लगानी पड़ेगी चलाने के लिए। या मैं खुद की बात कर लूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, अगर मुझे चलना है तो मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी अपने आप के ऊपर, या किसी और इंसान को एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी मुझे चलाने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपना आप चलने लग जाऊँ, मैंने सोचा कि यार मुझे चलना है और मैं चलने लग जाऊँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ, कोई चल रही है चीज़ तो वो रुक नहीं सकती। अब आप कहोगे भैया एक चलता हुआ फुटबॉल तो रुक जाता है, उसका कारण एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है उसके ऊपर, और वो फोर्स है फ्रिक्शन। आपने 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, चलता हुआ फुटबॉल कभी नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन नाम का फोर्स ना हो तो। चलता हुआ फुटबॉल कभी नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन नाम का फोर्स ना हो तो।
ठीक है, जो फुटबॉल आपने किक करी है वो चलती जाएगी अगर फ्रिक्शन नाम का फोर्स हटा दिया जाए। लेकिन फ्रिक्शन नाम का एक फोर्स है जो उसे रोकता है। अच्छा भैया चलो वो हटाओ, हम जब कार चलाते हैं हमारी स्पीड तो बढ़ती है, हम कैसे कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है? ये यूनिफॉर्म स्पीड कैसे कह रहे हो? हमारी तो कार की स्पीड बढ़ती है। तो भाई आप कार की स्पीड बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए एक्सेलरेटर या ब्रेक नाम की चीज़ यूज़ करते होंगे। वो एक्सेलरेटर और ब्रेक क्या करते हैं? वो फोर्स ही तो प्रोवाइड करते हैं। तो हर चीज़, कोई भी चेंज अगर आप ला रहे हो तो उस चेंज के पीछे एक फोर्स है। कोई भी चेंज अगर आप करते हो तो उसके पीछे एक फोर्स है। एक पेन को उठा के रखना, एक चलती हुई गाड़ी को रोक देना, एक रुकी हुई गाड़ी को चला देना, हर चीज के पीछे एक फोर्स लगती है। ठीक है, हर चीज के पीछे एक फोर्स लगती है ना? थोड़ा सा ऐसा हो गया, मतलब जैसे कोई कवि बैठ के कह रहा हूँ, पर कोई बात नहीं यार, न्यूटन साहब के लिए तो बनता है इतना, उन्होंने काम ही ऐसे कुछ किया है। तो हर चीज का होना या हर चीज का ना होना, ठीक है भैया ये क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। भैया ये क्यों चल रहा है? क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रही है। ठीक है, एक चलती हुई बॉडी का अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेना, क्या इसका पीछे एक कारण क्या है? एक फोर्स है। तो हर एक एक्सटर्नल फोर्स मतलब भारी फोर्स, भार जो बाहर से लगा हुआ है। भाई मैं चलूंगा तो एक एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है, कोई बाहर से इंसान मुझे चलाए, बाहर से। अब ये मत सोचना कि हम जो चलते हैं वो तो इंटरनल फोर्स होता है, वो भी समझा दूंगा, वो बाहर का फोर्स होता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगती वो चीज़ जो है वो ना तो चलेगी ना चलती हुई चीज़ रुकेगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब भैया इसका कारण क्या है ये बता दो, ये कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि एक चलती हुई चीज़ कभी नहीं रुक सकती, एक रुकी हुई चीज़ नहीं चल सकती जब तक उस पर फोर्स नहीं लगता? इसका कारण तो होगा। तो इसका कारण है इनर्शिया। जी हाँ, एक नया नाम, और एक नया नाम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इनर्शिया। इसका कारण है इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से एक रुकी हुई चीज़ नहीं चलती, एक चलती हुई चीज़ नहीं रुकती, या उसकी स्पीड भी नहीं चेंज होती, वो है इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या है वो सुन लो। इनर्शिया की एक डेफिनेशन तो मैंने इसमें लिख रखी है। इनर्शिया की एक डेफिनेशन मेरे मुंह से सुन लीजिए, मतलब मेरी बात से सुन लीजिए। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, किसी भी बॉडी की। अब ये लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स पे फर्क नहीं पड़ता। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की जो अपोज करती है किसी भी प्रकार के चेंज को जो उसकी वेलोसिटी में चेंज ला सके। इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है एक बॉडी की जो उस बॉडी की स्पीड को अपोज करे, उसकी बॉडी की स्पीड को चेंज होने में अपोज करे। नहीं आया समझ में? मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है या उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो उसको अपोज कौन करेगा? इनर्शिया नाम की चीज। इनर्शिया कहेगी भाई हम आपकी स्पीड को चेंज नहीं होने देंगे। हर एक बॉडी में ये क्षमता है। और अगर आपको स्पीड चेंज करनी है तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझे? मान लो कोई चीज रखी हुई थी तो उसके ऊपर अभी वेलोसिटी बता सकते हो मुझे क्या थी? भैया वेलोसिटी थी 0। तो वो अपनी इस वेलोसिटी जो 0 है उसे 0 ही बनाए रखना चाहेगा, उस वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा, नहीं करने की कोशिश करेगा। इस वेलोसिटी को वो चेंज नहीं करना चाहता। ठीक है, क्लियर होता है? एक और डेफिनेशन सुनो। तो डेफिनेशन इनर्शिया की एक समझ में, अच्छा ये क्यों हो रहा है? ये इसका कारण है इनर्शिया। कोई भी चीज अपनी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर रही, अपने रेस्ट को या यूनिफॉर्म मोशन को चेंज नहीं कर रही, इसका कारण है इनर्शिया। अब इनर्शिया की एक और बात सुन लीजिए। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है एक बॉडी की जो रेसिस्ट करती है चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, जो स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर मैं कहूं स्टेट ऑफ मोशन को जो है अपोज करती है। अगर आप रेस्ट को मोशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो वो उसे अपोज करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया है तो माफ़ कर देना, है ना? मैंने हमेशा से कहा है मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आप अपने टीचर से पढ़ के आए हो तो आपको लग रहा होगा कि बोर कर रहा है ना? तो मास इज द मेजर ऑफ द बॉडी।
अब ये नई चीज आ गई, मास इज द मेजर ऑफ द बॉडी। किस पर कितना इनर्शिया लगेगा, ये कौन किस पर डिपेंड करता है, मास पे, है ना भाई। मैं कह रहा हूं एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी चीज को चलाने के लिए और इनर्शिया उसे अपोज करती है चीज को चलने के लिए। मुझे ये बताओ, जब आप एक बड़ी कार को धक्का देते हो तो क्या वो एकदम से चल जाती है? नहीं ना, क्योंकि भैया वो भारी है, उसका इनर्शिया ज़्यादा है ना। तो इनर्शिया जो है वो डिपेंड करता है और मास टू मास, किसका मास ज़्यादा है, किसका मास कम है। जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया देन लाइटर बॉडी, मास इज द मेजर ऑफ बॉडी, हैवी बॉडी हैव मोर इनर्शिया देन लेस देन लाइटर बॉडी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो किस में मेजर करते हैं, मास की वजह से मेजर करते हैं, ये समझ में आ गया। जो बॉडी हैवी है उसका इनर्शिया ज़्यादा है, जो बॉडी हल्की है उसका इनर्शिया कम है। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। एक छोटी कार को चलाने में कम फोर्स लगती है, भाई उसे उतनी फोर्स थोड़ी दोगे जितनी फोर्स आप एक बड़ी कार को धक्का देने में करते हो। देखो ये एग्जाम्पल देखो, क्या ये भाई साहब जितनी फोर्स दे रहे हैं इस कार को, क्या इतनी फोर्स दे के ये वाली कार चल जाएगी? भैया कभी नहीं चलेगी, जिंदगी में नहीं चलेगी। ठीक है, और इतना फोर्स जो ये भैया हमारे दे रहे हैं इस कार को इसे दे दो जरा एक बार, ये भैया मिलेगा भी नहीं, पागल हो जाएगी, भगती चली जाएगी, है ना। तो यही चीज है, अ टॉय कार है स्मॉल मास, जो टॉय कार है उसका मास कम है, जो टॉय कार है उसका मास कम है, सो इट हैज स्मॉल इनर्शिया। मास कम तो इनर्शिया भी कम, याद रखना, मास कम तो इनर्शिया भी कम, इनर्शिया भी कम। ठीक है, क्लियर हो गया। मास कम है किसी ऑब्जेक्ट का तो उसका इनर्शिया भी कम है। तो जो टॉय कार है उसका मास कम होता है इसलिए उसका इनर्शिया कम होता है, इसलिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमें कम लगानी पड़ती है। भाई इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कोई भी चीज है जो एक ऑब्जेक्ट को उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं लाने देना चाह रही। मान लो ये टॉय कार रुकी हुई थी तो इस पे इनर्शिया, इसकी वेलोसिटी थी 0। अब इनर्शिया प्रॉपर्टी कह रही है कि भाई आप नहीं चल पाओगे, हमें लगाना पड़ेगा एक एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स उतना ही तो लगाओगे जितना इस इनर्शिया को काउंटर बैलेंस कर सके। इतना 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 फोर्स लगा दोगे इस गाड़ी को चलाने के लिए? नहीं ना। तो इनर्शिया डिपेंड करता है मास टू मास, और फोर्स भी फिर डिपेंड करेगा ना। जो बॉडी हल्की है उस पर कम फोर्स लगा के भी काम चल सकता है, जो बॉडी हैवी है उस पर कम फोर्स लगा के काम नहीं चल सकता। तो यहाँ पे है रियर कार, रियल जो हमारी कार होती है उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा होता है, एंड हैंस रिक्वायर डिफिकल्टी टू मूव इट बाय पुशिंग। ठीक है, तो उसे पुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये था, हमने कहा कि जो मास है वो मेजर करा जाता है। हैवियर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके पास ज़्यादा इनर्शिया होता है, लाइटर ऑब्जेक्ट के पास कम इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी, इनर्शिया डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। अब आप भी पता कर सकते हो किसका इनर्शिया ज़्यादा है किसका इनर्शिया कम है, या आप मुझे बता सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं एक पेन में ज़्यादा इनर्शिया है या फिर एक टेबल चेयर में जो आपके स्कूल में होंगी, जो आप जिस बेंच पे आप बैठते होंगे उसका इनर्शिया ज़्यादा है, या एक पेन का इनर्शिया ज़्यादा है, तो आप मुझे बता सकते हो अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। भाई किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उस इनर्शिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई। अब कुछ ऑब्जर्वेशन है जो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँ तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की कुछ प्रॉपर्टी पर कुछ रोजाना के ऑब्जर्वेशन है। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। आप जब अपने घर में है एक कारपेट को लटकाते हो तो उसे जब आप डंडे से मारते हो बहुत धूल निकलती है, भाई बहुत धूल निकलती है। वो क्यों निकलती है? उसका कारण है इनर्शिया। सुन लो, अभी सारे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, जब एक चलती हुई गाड़ी एकदम से रुक जाती है तो आपको एक धक्का सा फील होता है, आप एकदम क्या करते हो, पीछे की तरफ जाते हो। इसका कारण क्या है? इनर्शिया, है ना। एक चलती हुई गाड़ी, वो एक रुकी हुई गाड़ी एकदम से चल जाती है तो भी आप पे एक धक्का सा लगता है ना। और अगर एक गाड़ी एकदम से एक टर्न ले ले तो भी आपको एक नो फोर्स सा लगता है,
आप एक तरफ को घूम जाते हो, तो वो सब पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं पहला, व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक। जब एक हैंगिंग कारपेट को आप स्टिक से मारते हो, जो जो डस्ट पार्टिकल है ना उसके अंदर के, वो बाहर आ जाते हैं। अब वो क्यों आ जाते हैं? बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव। जो फोर्स लगाया है आपने, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है कारपेट पे, जैसे ही आप उसे मारते हो कारपेट पे, कारपेट क्या होगा? चलने लग जाता है भाई, चलने लग जाता है ना। अब जैसे ही कारपेट चलेगा, कारपेट तो चल दिया, क्या अंदर के डस्ट पार्टिकल्स भी चले? नहीं चले ना। तो जैसे आपका कारपेट चला, जो अंदर के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो तो भाई रुके हुए थे इनर्शिया की वजह से। वो इनर्शिया कह रहा है आप नहीं चलोगे, आप नहीं चलोगे। इनर्शिया उन्हें नहीं चलने देता। इनर्शिया क्या है? उन्हें रेस्ट में रखता है। इसलिए ही जो डस्ट पार्टिकल हैं वो अलग हो जाते हैं कारपेट से, है ना। जैसे ही आप कारपेट पर डंडा मारते हो तो कारपेट पे तो फोर्स लगती है, वो हो जाता है पीछे। जो कारपेट के अंदर के डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कारपेट के अंदर के डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे रहते हैं। वो इनर्शिया की वजह से रेस्ट में रहते हैं। और जैसे ही कारपेट पीछे होगा, आपके डस्ट पार्टिकल सारे बाहर आ जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये पढ़ लेना पॉज करके वीडियो को, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ मैं। सेकंड है, व्हेन अ ट्री शेकन हैविंग फ्लेक्सिबल स्टेम। जो एक ट्री होता है जिसकी फ्लेक्सिबल स्टेम होती है, जिसका जो बहुत हल्का ट्री होता है ना, जब आप उसे शेक करते हो तो उसके कई बार लीव्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं, कुछ कुछ फ्रूट्स भी गिर जाते हैं। वो क्या, उसका क्या रीज़न है? उसका भी रीज़न यही है, इनर्शिया। जैसे आप ट्री शेक करते हो, अब जो लीव्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो तो रेस्ट में थे, वो तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ना। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाया ट्री पर, भैया ट्री तो हिल गया, उसके साथ जुड़े जो हल्के से जुड़े हुए थे लीव्स और फ्रूट्स, उन पे लगा फोर्स, इसलिए वो इनर्शिया की वजह से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फील्स बैकवर्ड। है ना, जब एकदम से, जो मैंने बताया था कि जब एकदम से कार स्टार्ट हो जाती है, बस स्टार्ट हो जाती है, जो पर्सन है उसको एक धक्का सा लगता है, वो पीछे की तरफ हो जाता है, एकदम पीछे की तरफ। अब ये क्यों होता है? मेरी बात सुनो। आप कार में जाके बैठे, आपकी बॉडी रेस्ट में थी। आपकी बॉडी अगर रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, है ना। या मैं आपके कहूँ, आपकी बॉडी को एक काम करो, दो हिस्से में डिवाइड कर लो। एक तो आपका पेट, आपका जो है पैर वाला हिस्सा, जहाँ आपके पैर हैं, आपके पैर जो है वो नीचे से जुड़े हुए हैं, और आपका जो और बचा हुआ पार्ट है वो एयर में है ना। जो ऊपर का हिस्सा है वो एयर में है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, चलती है, आपके जो लेग्स हैं वो तो आगे की तरफ चले गए। आपके जो लेग्स हैं वो गाड़ी के चलने के साथ आगे चले गए। जो आपका ऊपर वाला बॉडी का हिस्सा है वो तो वही रहना चाहता था ना, वो कहाँ जाएगा? पीछे। इमेजिन करो, आप बैठे हुए हो, आपका जो पैर वाले हिस्से हैं गाड़ी के चलते ही आगे चले गए, गाड़ी के चलते ही आगे चले गए। और जो आपका जो ऊपर वाला हिस्सा था वो तो रेस्ट में रहना चाहता था। अब ऐसा तो है नहीं कि वो टूट के अलग हो जाएगा, उस पर हल्का सा फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, वो एकदम से धक्का लगेगा उस पर। कैसा फोर्स लगेगा? धक्का, धक्का सा पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा। ठीक है, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। जो पैसेंजर है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में बना रहना चाहता था, लेकिन क्योंकि गाड़ी चल चुकी है, उस पर कैसा होगा? एक बैकवर्ड फोर्स लग जाएगा। ठीक है, व्हेन अ रनिंग कार सडनली स्टॉप द पैसेंजर आर जर्क फॉरवर्ड। जब एक चलती हुई गाड़ी रुकती है, एक पैसेंजर आगे की तरफ क्यों चला जाता है? जब एक चलती हुई गाड़ी रुकती है, पैसेंजर आगे की तरफ क्यों चला जाता है? इसका भी आंसर क्या है? इनर्शिया। जब आप चल रहे हो तो आपकी बॉडी कौन से स्टेट में है? मोशन में है। आपकी बॉडी मोशन में है, आपकी बॉडी नहीं चाहती कि वो मोशन से किसी और स्टेट में आए। तो जैसे ही गाड़ी को आप रोक दोगे, आपकी बॉडी आगे जाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि मैं कंटिन्यू करूं मोशन को। लेकिन जैसे ही आप कार रोक देते हो, जैसे ही आप कार रोक देते हो, बॉडी पे एक फोर्स लगता है, इसलिए वो आगे की तरफ चली जाती है। ठीक है ना। जैसे चलती हुई गाड़ी एकदम से रुकती है, एकदम से रुकती है, तो हमारी बॉडी क्या है? वो नहीं रुक पाती, इसलिए वो हल्का सा आगे की तरफ चली जाती है, वो हल्का सा आगे की तरफ चली जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या है? इनर्शिया की वजह से वो क्या चाह रही थी कि मैं आगे चली जाऊं, बट वो हो नहीं पाता। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगला, व्हेन अ कार और बस टर्न्स एट कॉर्नर शार्पली। ठीक है, मान लो ये शार्प टर्न था और हमारी कार ऐसे मुड़ी, एकदम से ऐसे मुड़ी, ऐसे, तो हमारे पास इस तरफ को फोर्स नहीं लगता। अगर हमारी कार इधर मुड़ती है
तो हम सब इधर की तरफ नहीं भागने लग जाते, इधर की तरफ नहीं भागने लग जाते? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम सीधा रहें, हम चाह रहे थे कि हम सीधा बैठे रहे, सीधा। लेकिन जैसे एक शार्प टर्न आता है, हमारी बॉडी इधर की तरफ भागने लग जाती है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ टर्न आएगा तो बॉडी दूसरी तरफ भागने लग जाएगी। ठीक है, अगर मान लो टर्न ऐसा आया, ऐसे टर्न आ गया है, तो हमारी बॉडी इस तरफ भागती है। ठीक है, कभी देखा भी होगा हिल्स वगैरह पे ज़्यादा फील होता है ये सब, क्योंकि हिल्स वगैरह पे शार्प टर्न आपको देखने को मिल जाते थे, है ना। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा चीज़, ये देखो यहाँ पे एक इंसान ने एक कार्ड रख रखा है और उसने सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड पर क्या करा, फोर्स लगाया, इस कॉइन पर फोर्स नहीं लगाया। जिसकी वजह से हुआ क्या, जो ये हमारा कॉइन है ये कार्ड के साथ दूर नहीं गया, क्या गया, सिर्फ और सिर्फ कार्ड दूर गया, और जो हमारा कॉइन है वो डायरेक्टली अंदर चला गया। जो हमारा कॉइन है वो अंदर चला गया ग्लास के अंदर, क्योंकि जो फोर्स है वो केवल और केवल कार्ड पर लगा हुआ था, कॉइन पर नहीं लगा था। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप ये फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो गाइज सेकंड लॉ मैं अभी इस वीडियो में सोच रहा हूँ ना कराऊँ, या फिर चलो करा देता हूँ, है ना, फिर ज़्यादा वीडियोस हो जाएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ अभी सेकंड लॉ को मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, देखते हैं जहाँ तक होता है, क्योंकि मैं चाहता भी नहीं हूँ पर्सनली वीडियोस ज़्यादा बड़ी हो, फिर क्या है ना, ज़्यादा बड़ी वीडियोस बच्चों को देखने का मन नहीं करता। तो चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले एक चीज़ और पढ़नी है, वो है मोमेंटम। उससे पहले एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, वो है मोमेंटम। अब भैया मोमेंटम क्यों पढ़ा रहे हो भाई? जब तक मोमेंटम नहीं पढ़ोगे सेकंड लॉ नहीं समझ में आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सेकंड लॉ समझने के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी समझो और मोमेंटम भी समझो। So in order to understand Newton's second law, we need to understand momentum. न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने के लिए आपको मोमेंटम का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मोमेंटम नाम का शब्द आपने कभी ना कभी तो कहीं से सुना होगा, नहीं सुना है तो आज हम आपको क्लियर कर देंगे। मोमेंटम हम समझाएंगे, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जो फोर्स लगता है किसी बॉडी को रोकने के लिए, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब देखो मेरे से मत पूछना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्योंकि मैं लास्ट वाली वीडियो में समझा के आ चुका हूँ। इस वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो और बड़ी होगी। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर हो और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बन पाए। ठीक है, तो जो फोर्स लगता है किसी बॉडी को रोकने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, अगर मास बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ती है। ठीक है, और द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो फोर्स भी बढ़ेगी अगर किसी बॉडी को आपको रोकना है। भाई अब मुझे ये बताओ, एक तेज चलने वाली गाड़ी को रोकना मुश्किल होता है या एक हल्के चलने वाली गाड़ी को? भैया जो तेज चल रही है, तो जो फोर्स लगता है एक तेज चलने वाली गाड़ी को वो रोकने ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ये बताओ, जो हमारी जो टॉय कार है उसको रोकना आसान है, या जो हमारी बड़ी जो आपकी बड़ी कार होती है उन्हें रोकना आसान है? आप कहोगे भैया जो टॉय कार है, तो जो हैवी मास वाली कार है उन्हें रोकना मुश्किल है। तो ये दो लाइन में मैंने वही कहा है, जो फोर्स रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को रोकने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और जो फोर्स रिक्वायर्ड है एक बॉडी को रोकने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो भैया ये सब तो चीज़ थी। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम एक टर्म है जो साइंटिस्ट ने डिफाइन की है। ठीक है, ये कहाँ से आई है ये मत पूछना, ये मैं बताऊं तो साइंटिस्ट ने डिफाइन की है। साइंटिस्ट ने सोचा यार एक काम करो, मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके देखो। तो उन्होंने कहा जब मास वेलोसिटी से मल्टीप्लाई होता ना, तो एक नई टर्म हमने बना दी, वो होती है मोमेंटम। तो मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चीज़ों को अच्छा आसान से समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक नई टर्म लाई और वो था मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो पी है मोमेंटम का सिंबल। अब मैंने कहा था एम एम कितनों को देंगे, अब आप चाह रहे हो कि मोमेंटम को भी एम दे दो, मास को भी एम दे दो, कंफ्यूजन नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो मोमेंटम का सिंबल होता है पी, मास का सिंबल है m, वेलोसिटी का v। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी।
अब मुझे ये बताओ, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है, अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम कितना है? वेलोसिटी ज़ीरो, देखो इसे ज़ीरो करो, इसे ज़ीरो करो, तो मोमेंटम कितना है? क्या मोमेंटम ज़ीरो नहीं आएगा? किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हो, एक्स की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करोगे तो क्या ज़ीरो नहीं मिलेगा? बिल्कुल ज़ीरो मिलेगा। तो बॉडी एट रेस्ट एंड its velocity is zero. If a body is at rest, its velocity is zero, hence its momentum is also zero. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका मोमेंटम जीरो कब होगा, तो आप कहोगे भाई या तो उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दो, या तो उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दो, या उसके मास को जीरो कर दो। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मास जीरो कभी नहीं हो सकता। मास जीरो कभी नहीं हो सकता, कभी भी किसी भी चीज का मास जीरो नहीं हो सकता। एक इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, और इलेक्ट्रॉन से हल्की चीज शायद ही सुनी होगी आपने कभी, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है। तो मास तो भाई कभी जीरो हो नहीं सकता। क्या चीज जीरो हो सकती है? वेलोसिटी। अगर आप बैठे हो, आपका मोमेंटम जीरो हो सकता है क्योंकि आपकी वेलोसिटी जीरो है, आपका मास जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो मोमेंटम कब जीरो हो सकता है? केवल जब जब हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाए। और ये बहुत अच्छा सवाल है, आ सकता है पेपर में कि व्हेन इज द मोमेंटम जीरो। मोमेंटम कब जीरो होता है? जब वेलोसिटी जीरो होती है। अब मोमेंटम के बारे में कुछ समझ लेते हैं। मोमेंटम आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, तो फिर से ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसकी यूनिट क्या होगी भैया? तो भाई किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने के लिए मैंने आपको कहा है, जिस जिस चीज़ पे वो डिपेंड कर रहा है उसकी यूनिट निकाल लो। देखो, मोमेंटम के लिए मास की यूनिट बताओ किलोग्राम, वेलोसिटी की बताओ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो मास इन किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड कर दो, आगे यूनिट। ऐसा ही होना या नहीं होना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट तो निकाल ही सकते हो। मोमेंटम किस किस पर डिपेंड कर रहा है भैया? मास पे और वेलोसिटी पे। कैसे? मास इनटू वेलोसिटी। तो बस मास की यूनिट रखो किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट रखो मीटर पर सेकंड, और डाल दो ना किलोग्राम मीटर पर सेकंड, आगे यूनिट। अब ऐसा ही है कि नहीं है वो देख लो भाई, हो सकता है किसी ने ऐसा यूनिट अलग बना दी हो उसकी, पर यूनिट तो आ सकती है ना। तो ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने कहीं से नहीं बनाई। मुझे मास की यूनिट पता थी किलोग्राम, मुझे वेलोसिटी की यूनिट पता थी मीटर पर सेकंड। भैया मल्टीप्लाई क्यों करा आपने? डिवाइड क्यों नहीं करा? भाई अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई करूंगा। अगर यहाँ डिवाइड होता ना तो मैं डिवाइड ही करता भाई। मुझे मल्टीप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता था, वो डिवाइड करने से कोई नहीं रोक सकता था, मुझे डिवाइड करना पड़ता। लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करूंगा। मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट क्या? मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, किलोग्राम, वो ये मत कह देना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपकी यूनिट। अब ऐसा ही है कि नहीं है वो आप कंफर्म कर लो। ठीक है, तो ये था आपका मोमेंटम। चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है गाइस, चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन की ओर। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है हमारा न्यूटन साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ जिसे मैं कह सकता हूँ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर मोमेंटम नहीं पढ़ा है तो समझ नहीं आने का। देखो पहली लाइन में आ गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force act. जो ये लास्ट वाली लाइन है इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको परेशान मत हो, बाद में समझाता हूँ। पहली लाइन कह रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स अप्लाइड के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम याद करो, मैंने रेट बताया था, जहां भी रेट ऑफ चेंज आ जाए ना, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज समझ लेना, समझ लेना वो चेंज किसके रेट उसमें है? रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में है। देख लो, चेंज इन मोमेंटम किसके रेस्पेक्ट में? ना मेरे ना तुम्हारे, टाइम के रेस्पेक्ट में। क्योंकि क्या शब्द यूज हुआ है? रेट।
क्या शब्द यूज हुआ है? रेट। किसके रेस्पेक्ट में? मोमेंटम चेंज हो रहा है भाई, तेरे रेस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं। मेरे रेस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हो रहा है? नहीं नहीं नहीं। समय के रेस्पेक्ट में मोमेंटम चेंज हो रहा है। समय के बदलने के साथ साथ मोमेंटम का बदलना, ये होता है रेट ऑफ चेंज। किसका? जिसका आप कह रहे हो मोमेंटम का। अगर मैं चेंज कहूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहूं, तो समय का वेलोसिटी के साथ बदलना। अगर मैं कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो समय के साथ मोमेंटम का बदलना। या मैं कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, हो सकता है ये कोई टर्म नहीं होती, लेकिन अगर मैं कहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, तो समय के साथ फोर्स का बदलना। जहां भी रेट आए समझ लेना डिवाइड में टाइम आने वाला है, डिवाइड में टाइम आने वाला है, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में कुछ चीज हो रही है। अगर मैं कहता कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू आपका नाम, तो यहां डिवाइड में आप आ जाते, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है कोई चीज। आप पहले ऐसे थे तो मोमेंटम पहले ऐसा था, आप ऐसे हो गए मोमेंटम भी ऐसा हो गया। क्या आप लेके काम चलता? सबसे अच्छा तरीका है टाइम ले लो भाई, समय ले लो भाई। जब समय 1 सेकंड था तो मोमेंटम कुछ था, मान लो एक्स था। जब समय 2 सेकंड हो गया, जब समय 2 सेकंड हो गया तो मोमेंटम वाई हो गया। तो समय के साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है, वही तो है रेट ऑफ चेंज। समय के साथ चीजों को बदलना क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज। ऑफ किसका? मोमेंटम, आप जिसे कह रहे हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो भाई डेफिनेशन से समझ में आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमारे टीचर ने हमें समझाया नहीं डिवाइड में क्यों आता है। भैया टाइम टेकन डिवाइड में क्यों है, हमारे टीचर ने समझाया नहीं। देखो यहाँ कहीं लिखा है टाइम टेकन, एक लाइन में दिखा दो मुझे टाइम टेकन जहां लिखा हो। हम सारी जिंदगी सोच रहे थे भाई टीचर ने टाइम टेकन बताया ही नहीं, नहीं बताया। आज ये 11वीं 12वीं में जाके पता चला, जहां भी रेट आता है वहां टाइम का जिक्र होता है, डिवाइडर में टाइम ले जाना होता है। ठीक है भाई, तो मैं ये कहूँगा अच्छा है अगर आपको पता चल जाए नाइन्थ क्लास में, है ना, क्लियर होती है चीज़ें। तो फोर्स क्या है आपका? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब चेंज ऑफ मोमेंटम तो हमें पता है, किसी भी चीज़ का चेंज होना हमें तो पता है। चेंज हमें पता है, याद है नहीं पता है? चेंज होता है, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चाहे वो वेलोसिटी हो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये मोमेंटम है तो फाइनल मोमेंटम वर्सेस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, मैं कह रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट का मास m था, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का मास m था और उसकी वेलोसिटी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी u। किसी ऑब्जेक्ट का मास m था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। कुछ समय बाद हुआ क्या? उसकी वेलोसिटी बढ़कर होगी v। उसकी वेलोसिटी बढ़कर हो गई v, क्या मास भी बढ़ेगा? भैया अभी मैं 5 किलो का हूँ, 2 मिनट बाद में 4 किलो का हो गया है क्या? अभी मैं 5 किलो का हूँ, 10 मिनट बाद क्या होगा? मैं जो है 50 किलो का हो जाऊंगा। तो मास थोड़ी बढ़ेगा, हमारे लेवल पे मास नहीं बढ़ता, क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। अब भाई जो एडवांस पढ़ रहे हैं ना, नाइन्थ में बहुत बच्चे होते हैं एडवांस, हमारी क्लास में भी थे एक, कह रहे सर नहीं मास तो चेंज होगा, मास तो चेंज होगा। फिर हमारे सर ने कहा नहीं भाई, हमारे हिसाब से हमारी जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा इतनी ज़्यादा नहीं होती कि मास चेंज होगा। ठीक है, तो मैं आपसे फिर कहूँगा जो एडवांस पढ़ रहे हैं, जो अभी से प्री आईआईटी की कोचिंग ले रहे हैं ना, आईआईटी की कोचिंग लेने जाते, उन्हें मैं कहूँगा मास चेंज ज़्यादा नहीं होता हमारे लेवल पे। 100 200 400 1000 की स्पीड जाती है, 1000 मीटर पर सेकंड या 1000 किलोमीटर पर सेकंड, उससे ज़्यादा की स्पीड हम देखते नहीं है। ठीक है, तो जो मास है वो हमारा जो है समय के साथ नहीं बदलेगा। फाइनल वेलोसिटी थी v और इनिशियल वेलोसिटी है u। ठीक है, तो निकाल लेते हैं सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी mu। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी mv। mv मास इनटू फाइनल वेलोसिटी mv। क्लियर हो गया? इनिशियल मोमेंटम mu, फाइनल मोमेंटम mv, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, mv माइनस mu अपॉन t, क्योंकि अपॉन में था t। अब मैंने हमेशा से कहा है कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल है
हम इससे भाई फैमिलियर नहीं है, ये हमारा दोस्त नहीं है। हमारा दोस्त तो ये इक्वल्स टू का सिंबल है, हमारा दोस्त तो ये इक्वल्स टू का सिंबल है। अब ये कैसे आएगा ये समझने के लिए देखनी पड़ेगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन बाय उज्ज्वल पुनीत जैन यूट्यूब पे सर्च करके, है ना भाई। उसे सर्च करो, देखो, समझो, समझ में आएगा, समझ, है ना, मज़ा आ जाएगा, समझो। तो एम वी माइनस एम यू अपॉन टी था मेरा, मैंने क्या करा, एम ले लिया कॉमन। मैंने क्या करा भाई, देखो मेरे पास यहाँ v था, एम वी था, यहाँ मेरा एम यू था, मैंने m को ले लिया कॉमन और ऐसे लिख दिया v माइनस यू। ऐसा मैं लिख सकता हूँ भाई, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, एम वी माइनस यू अपॉन टी। टी मेरा टाइम टेकन, टी मेरा टाइम टेकन। अब ये टी वो नहीं है कि अब समय कितना हो रहा है, 10:30 बज रहे हैं। टी है मेरा टाइम टेकन, फाइनल मोमेंटम से लेके वो इनिशियल मोमेंटम के बीच, इनिशियल मोमेंटम से लेके फाइनल मोमेंटम के बीच में जो टाइम लगता है ना, उसे बोलते हैं टाइम टेकन। वो टाइम नहीं जो आपकी घड़ी में इस समय हो रहा होगा, कभी ये घड़ी वाला समय डाल दो। टी वो है जो आपके इनिशियल मोमेंटम से लेके फाइनल मोमेंटम के बीच का समय है, इसलिए लिखते हैं इसे टाइम टेकन। तो एम वी माइनस यू अपॉन टी था, मैंने क्या करा, v माइनस यू अपॉन टी एक साथ लिख लिया, m बाहर लिख लिया। अब मुझे ये बताओ, फर्स्ट चैप्टर में v माइनस यू अपॉन टी शायद हम पढ़ के आए हैं, नहीं पढ़ के आए तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन, याद हो तो, v माइनस यू अपॉन टी होता है एक्सेलरेशन। तो जो मेरा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m इंटू ए के, m इंटू ए के, मास इंटू एक्सेलरेशन के। फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन के। अब जैसे ही मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाऊंगा इक्वल्स टू लगाने के लिए, तो एक कांस्टेंट भी लगाऊंगा। ऐसा थोड़ी प्रोपोर्शनैलिटी हटाई और इक्वल्स टू लगा दिया, ऐसे थोड़ी भाई, एक कांस्टेंट लगता है। तो कांस्टेंट मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया। नहीं समझ में आ रहा, वीडियो देख लीजिए जाके लास्ट वाली। तो के क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। के क्या हो गया मेरा, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होगी, तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत असमंजस से इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और के की वैल्यू आई 1। इस केस में के की वैल्यू आई 1, फोर्स वाले केस में के की वैल्यू आई 1। तो उन्होंने क्या कहा, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का रिश्ता मास के साथ कैसा है, ये दिख गया, फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आपको किसी भी चीज़ पे फोर्स निकालना है तो आप आराम से बता सकते हो, किसी चीज़ का मास और उसके एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स निकल ही आएगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स अस द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या देता है, रिलेशन देता है फोर्स के बीच में और एक्सेलरेशन के बीच में। न्यूटन का सेकंड लॉ हमें रिलेशन देता है फोर्स के बीच में और मास के बीच में, है ना, या मैं कहूँ मास के और एक्सेलरेशन के बीच में। जैसे स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम था, या मैं कहूँ डिस्टेंस इक्वल्स, एक फॉर्मूला सबने पढ़ा है 4th क्लास से, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम, ये सबने फॉर्मूला पढ़ा है। तो डिस्टेंस का रिलेशन हमने किस के बेसिस पे निकाला था, स्पीड के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। वैसे ही फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन में हमने फोर्स किस बेसिस पे निकाली है, मास से और एक्सेलरेशन के। किसी चीज़ के मास को और उसके एक्सेलरेशन से हमने जब निकाला तो हमारी फोर्स आ गई। अब जैसे डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम होता है और कोई आपसे स्पीड पूछ ले तो आप स्पीड लिख देते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही फोर्स था मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी ने मेरे से एक्सेलरेशन पूछ लिया, आपने कहा भैया इसमें क्या बड़ी बात है, इसको यहाँ रहने दो बाकी को वहाँ ले जाओ, तो आपने कहा फोर्स अपॉन मास, बच गया एक्सेलरेशन। ये होता है एक्सेलरेशन। कोई आपसे मास पूछ लेता, कोई आपसे मास पूछ लेता तो आप फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन कर दो ना, ये मास आ जाएगा। है कोई बड़ी बात, है कोई बड़ी बात। एक ही चीज़ से तीन तीन चीज़ निकाल रहे हो, एक ही चीज़ से तीन तीन चीज़ निकाल लोगे, फोर्स भी निकाल लोगे, मास भी निकाल लोगे, एक्सेलरेशन भी निकाल लोगे। कोई दो चीज़ दे दो, तीसरी तो भैया अपना आप निकल जाती है।
अब एक अच्छी चीज़ दे रखी है वो पढ़ लो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो किसी भी चीज़ का मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, किसी भी चीज़ का मास अगर बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। किसी भी चीज़ पे अगर फोर्स जो लग रही है वो बढ़ती है तो उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता है। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया गया है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एक्टिंग ऑन द इट। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो, जितना हो सकते हैं इस वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ। जो कुछ भी अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट बॉक्स में पूछ लो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है, इतने में यही कहूँगा, अपना ध्यान रखो, कीप काम, स्टडी वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, बाय बाय।